हेलो एवरीवन। अब तक हमने मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 28 तक पढ़ा था और अब हम आगे अनुच्छेद 29 से 35 तक डिस्कस करेंगे। तो अनुच्छेद 29 और 30, जो अनुच्छेद 29 और 30 है वो किसके बारे में है? वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किसको है? ये अधिकार मिला है अल्पसंख्यकों को, जो इनकी संख्या हमारे देश में कम है। अल्पसंख्यक जो एक धर्म, जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, तो उनमें से जिस धर्म के लोग माइनॉरिटी में हैं उनको ये अधिकार दिया गया है, ना कि सभी नागरिकों को। ये सिर्फ अल्पसंख्यकों का अधिकार है। तो ये जो दो अधिकार है, दो आर्टिकल्स हैं हमारे 29 और 30, वो किसके बारे में बात करते हैं? ये अल्पसंख्यकों के बारे में बात करते हैं। अल्पसंख्यकों का संरक्षण। ये अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण है। ये हितों का संरक्षण। तो चलो इन्हीं को समझते हैं पहले, फिर आगे हम जो हमारा अधिकार और अनुच्छेद हम उनको डिस्कस करेंगे। तो अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करते हैं। भाई ये कहते हैं, जो अनुच्छेद 29 है वो कहता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति, अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति सबको सुरक्षित रखने का अधिकार है। लिपि, संस्कृति, अब जैसे माइनॉरिटी में है, वो संख्या में कम है, ठीक है, तो क्या है, उनको डर है कि आगे उनकी जो संस्कृति है वो बचे ना बचे, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने वाले कम लोग हैं, माइनॉरिटी में है, तो उनको क्या है, वो उसको सुरक्षित रख सकते हैं। सुरक्षित रखने का, सुरक्षित कैसे रखेंगे भाई? अपनी आने वाली पीढ़ी को, जो आगे जैसे उनके बच्चे हैं या उनके आगे और आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको वो देंगे। कैसे देंगे भाई? उनको शिक्षित करेंगे ना, कि वो उससे रिलेटेड वो अपने स्कूल्स वगैरह खोल सकते हैं इस तरह से। तो अपनी पीढ़ी को वो अपनी ही बोली, भाषा, लिपि में एजुकेट कर सकते हैं, उनको पढ़ा लिखा सकते हैं। तो ये उनका अधिकार है। ये अनुच्छेद 29 यही कहता है कि किसी भी नागरिक को राज्य, सबसे पहला पॉइंट तो यही कहता है कि कोई भी नागरिक जो अल्पसंख्यक है उसे, वैसे तो सभी को ही है, बट ये जो 29 और 30 है ये अल्पसंख्यकों के बारे में डिस्कस करते हैं। कि कोई भी, अनुच्छेद 29 कहता है कि कोई भी नागरिक अपनी बोली, भाषा, जो भी भाषा वो बोलता है या जिस भी रीजन में रहता है उस एरिया की जो बोली है, उसकी जो लिपि है, या उनके जो रीति रिवाज, परंपराएं, जो उनकी संस्कृति है, उनको वो सुरक्षित रख सकते हैं। सुरक्षित कैसे रखेंगे? ऐसा तो है नहीं कि कहीं से उनको दबा के बक्से में या संदूक में पैक करके रख दिया, ताला लगा दिया, ऐसे नहीं। भाई अपनी आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित कर सकते हैं, यानी कि अपने रीति रिवाजों को, त्योहारों को जैसे अपने हिसाब से मनाएंगे तो उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो देखेंगी, और भी आसपास के लोग भी देखते हैं, बट वो देखेंगे, फिर वो आगे फ्यूचर में वैसे ही उन त्योहारों को, उन रिवाजों को मानेंगे, अपने एजुकेशन को अपनी लैंग्वेज में सीखेंगे, ठीक है ना। और इन सब चीज़ों को सुरक्षित रखने का अधिकार ये बताया गया है इसमें। और इसी में एक पॉइंट और है कि किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त, यानी कि राज्य से सहायता प्राप्त हो या राज्य चलाता हो, राज्य से सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त हो, या राज्य से, जैसे जिसे राज्य चला रहा हो, ठीक है ना, राज्य से सहायता प्राप्त हो या पूर्ण रूप से राज्य चला रहा हो, जिसमें राज्य का हाथ हो, चाहे वो थोड़ी सी सहायता दे रहा हो, चाहे राज्य ने उस संस्थान, यानी कि कोई भी स्कूल है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कोई भी ये यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस हैं जहाँ कोई कोर्स वगैरह कराए जाते हैं, बच्चों को जहाँ एजुकेटेड किया जाता है, ऐसे संस्थान जो राज्य चला रहा है वहाँ, या पूर्ण रूप से चला रहा है, थोड़ी आर्थिक सहायता दे रहा हो, या राज्य ने उसे मान्यता दे रखी हो, तो वहाँ पर किसी भी नागरिक को किसी भी रूप से, मतलब कि ये नहीं कि तो अल्पसंख्यक है तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा उनके साथ, वहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, उनको रोका नहीं जा सकता या रोका नहीं जा सकता, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आते हैं 29 में। इसके अंतर्गत ये है कि अल्पसंख्यक अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा दे सकते हैं, उन्हें अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार है, और वो अपनी इच्छा से राज्य के किसी भी, ठीक है ना,
वो अपनी इच्छा से किसी भी स्कूल में जा सकते हैं, जिसमें किसी स्कूल में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, चाहे वो उसमें बिना किसी रोक टोक के एडमिशन ले सकते हैं, अगर वो उसके एलिजिबल हों, ठीक है ना। जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि बस उठे और चल दिए, भाई मैं तो ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले रहा हूँ बट उसमें +2 की भी ना हो क्लियर, ठीक है ना, ऐसा नहीं। पर वो एलिजिबल हो तो वो उसे सरकार, कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता, किसी भी रूप से उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 29 ये कहता है। अनुच्छेद 30 को पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 30 क्या कहता है ये देख लेते हैं। अनुच्छेद 30 बोलता है कि सभी अल्पसंख्यक, अब उनको ये तो बता दिया कि अपनी लिपि भाषा को सबको सुरक्षित रखो, पर अब जरूरी नहीं है कि इनके लिए कोई स्कूल अलग से खोले गए हो, तो ये अपने लिए अपनी ही भाषा, अपनी ही धार्मिक, मतलब कि अपनी धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है ना। तो सभी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षा और संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अपनी रुचि के शिक्षा संस्थान, रुचि मतलब जैसे इनकी, अब इनकी जो लैंग्वेज भाषा है, जैसे मुस्लिम है वो उर्दू में अपने ही धर्म से रिलेटेड एजुकेशन दे सकते हैं, तो अपनी रुचि के शिक्षा संस्थान खोलना। जैसे सिख हैं वो अपनी लैंग्वेज में, जैसे पंजाबी में या अपनी ही भाषा में शिक्षा दे सकते हैं, अपने ही रीति रिवाजों को पढ़ाएं, शिक्षा देने और संस्थाएं खोलने, संस्थाओं की स्थापना, संस्था को स्थापित करेंगे तभी तो बच्चों को शिक्षा देंगे, और फिर संस्था स्थापित करेंगे तो उनको चलाएंगे और उनका प्रशासन करना। इन सब की उन्हें क्या है, आज़ादी है, प्रशासन की आज़ादी, समझ रहे हैं। वो कह रहा था कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं अपनी भाषा लिपि में। अब 30 क्या कह रहा है कि आप अपनी भाषा और लिपि में शिक्षा देने के लिए अपने स्कूल्स खोल सकते हैं, अपने एजुकेशन सेंटर्स खोल सकते हैं, अपने शैक्षणिक संस्थान या यूनिवर्सिटीज भी होती हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है कि वहां पर आप अपने ही धर्म की शिक्षा, अपनी ही रुचि से, अपनी ही भाषा की, सॉरी अपनी ही भाषा में, अपने धर्म के, अपने रिवाजों की, अपनी संस्कृति की शिक्षा दे सकते हैं। पर वहां राज्य कोई, मतलब कि ये नहीं कि राज्य उसको फुल वो करेगा सपोर्ट, ऐसा भी नहीं है। राज्य थोड़ा बहुत अनुदान कर सकता है पर सबको बराबर करेगा। जैसे कि अब 6 धर्म है, जिन्हें तकरीबन 6 धर्म है जिन्हें माइनॉरिटी में लिया गया है, अल्पसंख्यक माना गया है, जैसे मुस्लिम, पारसी, उसके बाद ईसाई, सिख, अब बौद्ध, ये क्या है, अब बौद्ध धर्म के अपने ग्रंथ हैं, अब उनको पढ़ाने के लिए जैन है, जैन के अपने ग्रंथ है, जैसे हिंदू के अपने ग्रंथ है, मुस्लिम के अपने ग्रंथ है। तो ऐसा है ना कि इनको पढ़ाने के लिए ये अपने ही शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, जहाँ वो अपने बच्चों को, या अगर कोई और भी लेना चाहते हैं तो वो भी जा सकता है, अगर इनकी इच्छा हो, वो रोक ना सके तो जाओ भाई वहाँ, वो भी सीख सकता है, ठीक है ना। तो ये इनको इनको क्या है, अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है इन धर्मों को, अल्पसंख्यक धर्म, सॉरी धर्म नहीं है, अल्पसंख्यक है ये क्या है, इन्हें अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये, और अल्पसंख्यक क्या होता है, पूरे देश में से निकाला जाता है कि हाँ पूरे देश में और धर्म के मुकाबले मुस्लिम कम है, पारसी कम है, हिंदू की संख्या कम है ना, सॉरी ईसाई की संख्या, सिख की संख्या, बौद्ध या जैन कम है। जैसे इंडिया में हिंदू धर्म के लोग ज्यादा हैं और इन धर्मों के लोगों की संख्या कम है, तो इन्हें माइनॉरिटी में लिया गया, इसलिए इनको अल्पसंख्यक बोला गया। ये स्टेट वाइज नहीं होते, जैसे अब कई स्टेट तो इंडिया में ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम ज्यादा, हिंदू कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक है, नहीं, अल्पसंख्यक पूरे देश के बेस पे निकाले गए हैं, ठीक है ना। अब सरकार इनके जो शैक्षिक संस्थान खोलते हैं उनको अनुदान दे सकता है, अनुदान दे सकती है सरकार, राज्य अनुदान दे सकता है, पर क्या सबको बराबर बराबर अनुदान देगा, ऐसा नहीं है किसी को प्राथमिकता दे दी, प्राथमिकता नहीं देगा किसी को भी, किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देगा, ठीक है ना। राज्य सभी धर्मों को बराबर अनुदान देगा, ठीक। अब अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने कुछ विशेष कदम भी उठाए, जैसे उर्दू का प्रचार प्रसार करवाया, करवाया नहीं, प्रचार प्रसार करने के लिए जो अल्पसंख्यक वर्ग है इनको ज्यादा से ज्यादा संसाधन उपलब्ध करवाए। सरकार स्पेसिफिक किसी एक धर्म का प्रचार नहीं कर सकती, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अल्पसंख्यकों के जो विद्यार्थी, अब चाहे अल्पसंख्यक हो, पारसी हो चाहे ईसाई हो, इनके जो स्टूडेंट्स थे, जो होनहार बच्चे थे, उनको क्या किया, छात्रवृत्ति दिलवाई, ठीक है ना। जो मदरसे हैं उनका आधुनिकरण किया गया, ये लोग अपना कुछ रोजगार, सब रोजगार खोल सके, इसके लिए उनको लोन दिए गए। कुछ माइनॉरिटी में जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, इनके पास घरों की सुविधा भी नहीं थी, तो उनको भाई कुछ कम करके या थोड़ा सा ऐसी योजनाएं बनाई ग्रामीण इलाकों में कि इनको भी घर प्रोवाइड कराए जा सके, ठीक है ना। तो सरकार ऐसे कदम भी उठाती है इनके
विकास के लिए, क्योंकि ये भी तो है तो भारत देश का हिस्सा। धर्म अलग होने से इसका मतलब ये थोड़ी भारत का पार्ट नहीं। और भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है जिसका कोई अपना स्पेसिफिक धर्म नहीं है, सभी धर्मों को मान्यता देता है भारत। ठीक है, तो 29 और 30 आपका ये कहता है। अब चलते हैं अनुच्छेद 32 की तरफ। अब बोलेंगे 31 कहाँ गया? 31 जो मैंने आपको बताया था, संपत्ति का अधिकार था, जो उसको मूल अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में। वो मैंने समझाई दिया था, उसको बताने की क्या जरूरत है, वो पीछे की वीडियो में हम बता चुके हैं। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 32। अब हमारा जो अनुच्छेद 32 है वो क्या है, ये देखिए। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इस संवैधानिक उपचार क्या है भाई? जो हमें अधिकार दिए गए हैं ना, उन अधिकारों का भी उपचार करे, ऐसा अधिकार है ये कि उनका भी इलाज कर देता है। अगर उनमें कोई कमियां आती हैं तो उनको भी ठीक कर देगा ये अधिकार। बल्कि ये अनुच्छेद 32 भी हमारा मूल अधिकार है। और ये अनुच्छेद 32 हमें क्या कहता है? अनुच्छेद 32 है, यह अधिकार हमें ये कहता है कि अगर हमारे अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ होती है, हम नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं उनकी हनन होता है या नागरिकों के मूल अधिकारों की अवहेलना की जाती है, तो अनुच्छेद 32 जो है उसके तहत हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और रिट्स जारी जा सकते हैं। और जिस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है कि हाँ भाई ऐसा क्यों किया गया। ठीक है ना? जो संवैधान जो ये अनुच्छेद 32 है, ये अधिकार है हमारा। सीधी सी बात है, ये भी हमारा एक मूल अधिकार है। पर ये हमें जो इससे आगे अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 32 से आगे, उन सभी अधिकारों की रेमेडी करता है कि हाँ अगर वहां कोई चूक हो जाती है ना तो उसको ठीक करने के लिए ये अधिकार काम में आता है, जो अनुच्छेद 32 है। अब अनुच्छेद 32 क्या कहते हैं? जैसे कि किसी भी इंसान का कोई मौलिक अधिकार है, किसी भी नागरिक का, उसका अगर किसी दूसरी कोई कोई निगम निकाय है या कोई व्यक्ति ही उसको अधिकार का हनन हो रहा है या उसका अधिकारों को उल्लंघन होकर उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया जा रहा है उस नागरिक के साथ, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही मौलिक अधिकारों की डायरेक्ट सुनवाई करते हैं। आप मौलिक अधिकारों के लिए डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अदरवाइज आप किसी और काम से सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है ना? हाई कोर्ट जा सकते हैं सीधे। पर मौलिक अधिकार जो है उनको इतनी मतलब कि मजबूत बनाया गया है हमारे संविधान में कि आप डायरेक्टली यहाँ अपील कर सकते हैं। और फिर जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो पूछेगा, आप जिसके खिलाफ भी अप्लाई मुकदमा दायर कर रहे हो उससे पूछेगा कि हाँ भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, फिर उसको जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए इसे रेमेडी कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। और इसे संविधान का हृदय यानी कि भाई संविधान को मजबूती देता है। सबसे अच्छी बात डाली गई है, आत्मा कहा गया है। किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है ना? B.R. अम्बेडकर ने कहा है इसे, ये ध्यान रखिएगा। हृदय और आत्मा किसने कहा है? अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा B.R. अम्बेडकर ने कहा है। चलिए अब हम देखते हैं जो ये अनुच्छेद 32 है, इसमें 5 रिट्स जारी की जाती हैं। चलो अब हम उनकी बात कर लेते हैं। चलो इसको रहने देते हैं, इसी को हृदय और आत्मा कहा गया है। पहले आ गई बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी जैसे इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, बंदी, तो ये सीधी सी बात है, किसी को कैद किया जा रहा है, किसी को हिरासत में लिया गया है, उसी के खिलाफ होगी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? भाई सामने लाओ, बंदी जिसको बनाया है उसको सामने लाओ। ठीक है ना? बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में इसको हैबिस कॉर्पस बोलते हैं, हैबिस कॉर्पस। ठीक है, तो क्या है ये? शरीर को प्रस्तुत करो, शरीर को प्रस्तुत करो, इसका मीनिंग है शरीर को प्रस्तुत करो। किसके शरीर को? भाई जिस इंसान को तुमने बंदी बनाया है उसे प्रस्तुत करो 24 घंटे के अंदर। और उस 24 घंटे में आने जाने का टाइम इंक्लूड नहीं होगा, बट 24 घंटे में उसे नजदीकी भाई उसको हाई कोर्ट में या जैसे कि नजदीकी भाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लगेगी तो वहीं ले जाकर जल्दी से उसको
पेश करो कि हाँ, और उसके खिलाफ आप बताओ कि आपने इसको क्यों हिरासत में लिया है। अब किसी नागरिक को कोई निकाय, पब्लिक अथॉरिटी, कोई निकाय जैसे कि पुलिस विभाग है, या कोई व्यक्ति भी जो जैसे किडनैप वगैरह कर ले, कुछ और कर ले, या कोई और कंडीशन, किडनैप तो नहीं पर कोई और उसको कब्जे में ले ले, हिरासत में ले ले, तो उसके परिवारजन या उसके उस नागरिक के परिवार के लोग या कोई उसके दोस्त वगैरह हैं, वो वहां जाके कहाँ, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। ठीक है ना, तब ये रिट जारी की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये पब्लिक अथॉरिटी हुई, ठीक है ना, पब्लिक अथॉरिटी या किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ लगती है, ठीक है ना, के खिलाफ जारी होती है। पब्लिक अथॉरिटी और निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी हो सकती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसमें क्या है, किसी को हिरासत में लिया गया तो उसको 24 घंटे में पेश करना होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद आ जाती परमादेश। अब इसमें परमादेश जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये पर हम आदेश देते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंडमस, मैंडमस। इसमें कहा गया हम आदेश देते हैं, तो ये आदेश देना हो गया इसमें। आदेश, आदेश कौन देगा भाई, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सीधी सी बात है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अब किसको आदेश देगा, इसमें भी ये सिर्फ ये निजी व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज हैं, जैसे कोई नगर निगम, कोई निकाय, कोई निगम, कोई निकाय, कोई भी संस्था ऐसी जो अपना काम पूरी अच्छी तरह से नहीं कर रही है, जो अपना कर्तव्य है उसे पूरा नहीं कर रही, उसे पूरा नहीं कर रही है, किसी भी कोई भी नागरिक है पूरा नहीं कर रही है या मना कर रहे हैं, करने से मना कर रहे हैं। अब जैसे कोई भी नागरिक है, किसी भी कोई भी निकाय है, जैसे बिजली विभाग है, जल विभाग है, या अदरवाइज और बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो निगम्स हैं, वहां जाता है किसी काम के लिए, और उस नागरिक का वो काम, जैसे वहां के अधिकारी हैं या जो भाई वहां वो उसको सही ढंग से जवाब नहीं दे रहे हैं, या जो उनका काम उसको करने से मना कर रहे हैं कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे आपका ये काम, तो अब वो काम क्या है, वो आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है ना, ऐसा कोई काम है भाई, वो आपका मौलिक अधिकार है, तो आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनसे पूछेगा भाई क्यों आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, पहले तो जवाब दो। ठीक है, और ये काम करो, उन पर प्रेशर बनाएगा, क्योंकि हम आपको प्रेशर क्या बनाना है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ये तो सबसे ऊपर की बॉडीज हैं, उनको तो मानना पड़ेगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। तो ये कहेगा कि हम आपको आदेश देते हैं कि अपने कर्तव्य को, अपने काम को पूरा करो, और आप नहीं कर रहे हो ना, उसका हमें रीजन दो, हमें कारण बताओ, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। उनको पनिशमेंट भी मिल सकती है, ठीक है ना, अगर वो अपना काम पूरा ना करें तो ये यही बताता है। और ये क्या है, निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं है, ये किसी नगर निगम, जैसे निगम निकाय संस्थाओं के खिलाफ होता है, पब्लिक अथॉरिटी जैसे पुलिस विभाग वगैरह, ये निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं होती, ये निजी व्यक्ति को नहीं, यहाँ जो ये रिट जारी होती है ये निजी व्यक्ति को नहीं होती, ये नगर निगम निकाय इनको जारी होती है। ठीक है ना, परमादेश किसको जारी होगी, संस्थाओं को, किसी निजी व्यक्ति को नहीं, अथॉरिटीज को, जो बड़ी पब्लिक अथॉरिटीज हैं इनको। अब हम थर्ड रिट की बात कर लेते हैं। थर्ड रिट हमारी प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या है भाई, अब ये दो रिट्स हैं, अब इनको हम एक साथ पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये दोनों न्यायालय से स्टार्ट होती है। न्यायालय मतलब कि जो उच्च न्यायालय है वो वरिष्ठ न्यायालय अपने निम्न न्यायालय पर लगाता है इन्हें। ठीक है ना, ये उत्प्रेक्षण, ये दोनों ही, ये ना किसी आदमी के खिलाफ होती हैं, ना किसी नगर निगम निकाय इनके खिलाफ होती हैं। अब इनको हम समझते हैं। प्रतिषेध तो हो जाता है रोकना, ठीक है, और उत्प्रेक्षण हो जाता है सूचित करना। उत्प्रेक्षण को क्या कहेंगे, सूचित। अब इन दोनों की एक सिमिलरिटी ये है कि जो प्रतिषेध है ये भी वरिष्ठ न्यायालय, जो वरिष्ठ न्यायालय है अपने अधीन न्यायालय को जारी करता है, और ये भी सेम उसी को जारी होती है। उत्प्रेक्षण भी वरिष्ठ अपने अधीन को जारी करता है, अधीन को जारी करता है। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें तो होता है रोकना,
अगर कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई सुनवाई कर रहा है, कोई अपील को उसने एक्सेप्ट कर लिया है और उसकी सुनवाई कर रहा है, कौन? कोई अधीन न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई सुनवाई कर रहा है, तो वरिष्ठ न्यायालय उसे रोक सकता है। पर उसके खिलाफ भी पहले, जैसे अधीनस्थ, अब आप किसी नागरिक के साथ कुछ ऐसे मतलब उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, उसे पता चला कि भाई ये गलत हो रहा है, मेरे अधिकार मतलब कि ये जो मुकदमा है जो उनका चल रहा है आपस में, कि भाई इसे अधीन न्यायालय तो नहीं सुन सकता, ये तो हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में या किसी उच्च न्यायालय में जाने वाली बात है। तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट के पास जाता है और वो रिट जारी करेंगे कि भाई कैसे, आपके पास तो इसका हक ही नहीं है, आप इसको कैसे हैंडल कर रहे हो, ठीक है ना। तो कोई अधीन न्यायालय जो निम्न न्यायालय है, अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई अपील या मुकदमा सुनने की कोशिश करे, चालू हुआ है, तो उसे वहीं रोका जाएगा। रोकना ये तो आएगा प्रतिषेध में। और उत्प्रेक्षण क्या बोलता है, उत्प्रेक्षण में ये होता है कि अगर निर्णय मतलब कि वो जैसे कि केस चल लिया, उसका निर्णय हो गया है, फैसला ले लिया है, ठीक है, उसका फैसला ले लिया है, निर्णय हो चुका है, फैसला ले लिया है, तो उसको वहीं खत्म कर देना, ठीक है ना, उसको वहीं खत्म कर देना कि आपसे गलती हो चुकी है, तो आप पे ये रिट लगेगी और आपने जो फैसला या निर्णय लिया है इसको उसको खत्म कर देना, उस फैसले को ना मानना, ये उत्प्रेक्षण है, ना मानना, और उसे यहाँ है करने से पहले ही रोक देना, ठीक है। ये क्या है, प्रिकॉशंस है, सावधानियां पहले ही, और ये क्योर करना है, होने के बाद उसको ठीक करना, ठीक है ना। अगर कोई फैसला या निर्णय किसी निम्न न्यायालय ने है तो दोनों ही प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण दोनों ही कोई वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है, पर जो प्रतिषेध है वो किसी किए हुए काम को काम करने से पहले उसे रोक देना है। वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अगर कोई निम्न न्यायालय कोई अपील ले रहा है, कोई केस की सुनवाई कर रहा है या कोई फैसला करने वाला है, तो उसे वहीं रोक देगा। और यहाँ क्या है, कोई फैसला हो चुका है और भैया बाद में पता चलता है कि ये तो भाई इसका अधिकार क्षेत्र ही नहीं था, पर इसने फैसला कैसे दे दिया, हम तो इस फैसले को भाई नागरिक बोले हम तो नहीं मानने वाले, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाएगा और फिर वो इस जो निम्न न्यायालय ने फैसला लिया है उसको रद्द कर देगा कि आपने ये किया कैसे, तो ये उत्प्रेक्षण रिट वहां जारी होगी, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हमारी पांचवी और आखिरी रिट, और ये रिट्स कहाँ दी गई है, अनुच्छेद 32 में। अब हमारी पांचवी रिट है अधिकार परीक्षा। अब इसमें है कि किसी पब्लिक अथॉरिटी में कोई व्यक्ति सरकारी पद पर बैठा है, सरकारी पद पर बैठा है, ठीक है ना, और वो किसी गलत तरीके से बैठा है, गलत तरीके से उस पोस्ट पर पहुंच गया है, गलत तरीके से, यानी कि उसके योग्य नहीं है और वो गलत तरीके से वहां पहुंच गया है, गलत तरीके से उस पोस्ट पर बैठा है, तो आप कहाँ जा सकते हो, आप अपने जो है वो एप्लीकेशन लगा सकते हो भाई कोर्ट में कि वो जो इंसान है या वो जो अधिकारी है वो उस पद की योग्यताओं को पूरा नहीं करता है, उसकी योग्यताएं जो है वो उस पद के लायक नहीं है, योग्यताएं कम है, एलिजिबल ही नहीं है वो उस पोस्ट के, ठीक है ना। तब न्यायालय ये अधिकार परीक्षा जारी करता है कि किस हक से, हाँ भाई आप किस हक से यहाँ बैठे हैं, योग्यता कम है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि किस हक से, अधिकार से, किस अधिकार से आप इस पोस्ट पर बैठे हैं भाई, पद पर हैं, तो आप अपनी जो योग्यता है उसे सिद्ध कीजिए, तो उस इंसान को, जो वो अधिकारी है जो उस पोस्ट पर है, उसे अपनी योग्यता प्रूव करनी पड़ेगी कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, ऐसे ऐसे इस प्रोसेस को कंप्लीट करके मैं इस पोस्ट पे आया हूँ। अगर वहाँ कुछ गड़बड़ है या धांधलीबाजी है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल तरीके से या और किसी भी तरीके से वहाँ आया है उस पोस्ट पर, तो उसको उस पद से हटा दिया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से किसी पद पर बैठा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये हो गई हमारी रिट्स कंप्लीट हो गई, अनुच्छेद 32 हमारा कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 32 हमें हक देता है कि अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे जो मूल अधिकार उनका हनन हो रहा है, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 33 की। अब छोटे छोटे दो अनुच्छेद और बचते हैं। अनुच्छेद 33 आपको क्या कहता है कि आप किसी भी
आप किसी किसी इंसान के मूल अधिकारों को छीना भी जा सकता है, किसी किसी के मूल अधिकारों को छीना जा सकता है। अब ये तो कहा था कि मूल अधिकार तो छीन ही नहीं सकते, अब ये कैसे छीन गई है ना कुछ नया। तो ये यहाँ कहते हैं जैसे सेना के अधिकारों को कम किया जा सकता है, गुप्तचर हैं उनके अधिकारों को अब सेना बोल दे। अनुच्छेद 33 कहता है कि किसी किसी के मूल अधिकारों को छीना जा सकता है। जैसे सेना में आपके अधिकारी जो बोलेंगे सैनिकों को वही करना पड़ता है, ये नहीं कि नहीं मेरा मूल अधिकार है कि मैं आपका कहना मानूं ना मानूं, बट नहीं, सेना के लोगों का अधिकार, सेना के सिपाही है जो सेना में जो लोग काम करते हैं उनके अधिकार को कम किया गया है। ऐसे गुप्तचर आ गए, गुप्तचर जैसे विदेशों में जाते हैं कुछ काम करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो आके पब्लिक में सबके सामने बोलते रहें कि हम वहाँ उस देश गए, हमने ये काम किया, हमने अपने देश में ऐसे काम किया वैसे काम किया, कुछ नहीं, वो अपनी आइडेंटिटी भी है जो वो जाहिर नहीं कर सकते अच्छे से। ऐसे ही मीडिया और राजदूत, तो इन लोगों के क्या है, अधिकारों को कम किया गया है। समझ रहे हैं आप। अब ये देखिए कि हमारे संविधान के निर्माता ने कितना सोच समझ के इसको तैयार किया था, है ना। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अनुच्छेद 34 की। अनुच्छेद 34 आपको क्या कहता है ये भी देख लीजिए। अनुच्छेद 34 कहता है कि जहां सैन्य कानून लागू होगा ना, वहां पर मौलिक अधिकार जो है उनको मौलिक अधिकार नहीं लागू होंगे, मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। जहां सैन्य कानून लागू होगा, मार्शल लॉ, इसको क्या कहा जाता है, मार्शल लॉ, ठीक है। जहां मार्शल लॉ लागू होगा वहां जो मौलिक अधिकार है वो काम नहीं करेंगे, मौलिक अधिकार प्रभावी नहीं होंगे, मौलिक अधिकार प्रभावी नहीं होंगे। जैसे कि छावनियां हैं, कैंट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अम्बाला कैंट, दिल्ली कैंट, बनारस कैंट, जैसे भी जगह ये छावनियां हैं, जहां पर छावनियों में क्या होता है, सैन्य अधिकार लागू, जो सैन्य कानून है वो लागू होते हैं। तो जहां मार्शल लॉ लागू होगा वहां मौलिक अधिकार लागू नहीं होंगे। अब आपने देखा होगा कश्मीर वगैरह में जो है कि मार्शल लॉ बहुत लगता है, वहां पर क्या होता है, सैनिक जिसके भी घर में चाहे घुस सकते हैं और आतंकवादियों की वगैरह की छानबीन कर सकते हैं। तो वहां अगर नागरिक ये नहीं बोल सकते कि आप हमारे घर में क्यों घुस रहे हो, आपको कोई सर्च वारंट लेके आओ या ये लेके आओ, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वहां मार्शल लॉ लागू है। जहां मार्शल लॉ लागू होता है वहां पर आपके मूल अधिकार प्रभावी नहीं होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे अनुच्छेद 35 पर। हमारा अनुच्छेद 35 भी बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है। उसमें क्या कहा गया कि संसद जो है वो संशोधन करके या कुछ भी करके, संशोधन करे या कुछ भी करे, हमारे मूल अधिकारों को और प्रभावी बना सकती है, ठीक है ना। मूल अधिकारों को शक्तिशाली या प्रभावी बना सकती है, पर उनमें कमी नहीं कर सकती, ठीक है ना। अगर जरूरत पड़े तो भाई कोई चेंजेस लाना हो तो उसका पॉजिटिव चेंज ला सकती है, शक्तिशाली बना सकती है, पर कमी नहीं, ठीक है ना। इसमें यही बताया गया है कि संसद जो है, हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा भाई संसद में इतने टाइम मतलब कि पहले से अब तक काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो उन्होंने सोचा कि आगे फ्यूचर में भी बहुत से चेंजेस आ सकते हैं, जरूरत हो सकती है कि मूल अधिकारों में कुछ ऐड करना पड़े, पर जो मूल अधिकार अब दिए गए हैं उनको कम नहीं किया जा सकता, मूल अधिकारों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो संसद जो है मूल अधिकारों को शक्तिशाली बना सकती है, पर उनमें कमी नहीं कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 35 ये कहता है। चलिए, तो भाई हमारे अनुच्छेद हो गए हैं हमारे मौलिक अधिकार हो गए हैं कंप्लीट। हमने चार पार्ट्स में मौलिक अधिकारों को कंप्लीट किया है, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने इसके पीछे का वीडियो नहीं देखा है वो पीछे के मौलिक अधिकारों को समझने के लिए उन वीडियोज़ को देख सकता है। थैंक यू।